करता हूँ। जैसा भी बताया, विकसित भारत एक संकल्पना है और वो संकल्पना पिछले कुछ दिनों से या कहें तो पिछले 2-3 वर्षों से, जब से अमृतकाल की संकल्पना जागी तब से अपने माननीय प्रधानमंत्री भी इस पर बार बार बोल रहे हैं। 12 तारीख को तो उन्होंने उसका एक विधिवत घोषणा करते हुए, कार्यक्रम करते हुए घोषणा की। हमने देखा होगा, में से कुछ लोगों ने उनका उद्बोधन सुना होगा, तो विकसित भारत की जो उनकी संकल्पना है, जिसकी वो बार बार चर्चा करते हैं, वो संकल्पना केवल उस विभाजन की नहीं है जिसके तौर पर हम दुनिया को बांटते रहे। पिछले दिनों में हमने देखा दुनिया 3 हिस्सों में बांट दी गई। कुछ देश, गिने चुने देश विकसित देश थे, बहुत सारे ऐसे थे जो विकासशील थे, और अधिकांश देश दुनिया के वो अविकसित देश कहा जाते थे। तो ये जो विभाजन है, और ये विभाजन भी शायद पूंजी के आधार पर किया गया विभाजन, सुविधाओं के आधार पर किया गया विभाजन, उपभोग की क्षमता के आधार पर किया गया विभाजन, ये विभाजन एक अधूरा विभाजन है। लेकिन अधूरी समझ से जिन लोगों ने दुनिया को बांटा है वो अधूरा विभाजन ही कर सकते थे, इसमें कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है। भारत इस सबसे थोड़ा अलग तरह से सोचता है। उसके साथ सदियों का इतिहास है, हजारों वर्षों का एक इतिहास है, एक दृष्टि है, एक संकल्पना है जो धीरे धीरे विकसित हुई है और जो इस भूमि को केंद्र में रखकर विकसित हुई है। और इसलिए पिछले कुछ 100 वर्षों में जो सभ्यताएं जन्मी या एक जगह जन्मी और दूसरी जगह बर्बरतापूर्वक हमले करके जिन्होंने अपने आप को एक राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया, उन लोगों ने जो दुनिया के मापदंड स्थापित किए, उन स्थापित मापदंडों के आधार पर किए विभाजन में हजारों वर्षों से एक जीवंत सभ्यता, एक जीवंत संस्कृति के रूप में स्थापित भारत को बांधने की कोशिश, उस फ्रेम में कसने की कोशिश, ये अधूरी कोशिश है, व्यर्थ कोशिश है, जो संभव नहीं है, असंभव है। और इसलिए प्रधानमंत्री जब विकसित भारत की बात करते हैं तो विकसित भारत के साथ क्या चीजें जुड़ी हैं ये भी बताना भूलते नहीं हैं। और इसलिए उन्होंने जब विकसित भारत की बात की, हम सबके ध्यान में है, परसों उनका उद्बोधन मैंने सुना होगा, तो वो पहली बात जहां से शुरू करते हैं वो विकसित भारत हमारा संकल्प है और उस संकल्प में विकसित से कम का कोई संभावना ही नहीं, उससे कम कुछ स्वीकार नहीं है। ये मुझे लगता है ये इस बात का विस्तार है जो शायद APJ अब्दुल कलाम जब 2020 लिख रहे थे तो भी उन्होंने यही बात कही थी, उसी का और ज़्यादा सुदृढ़ विस्तार है, गंभीर विस्तार है ये। उन्होंने भी एक सपना देखा था और वो सपना उनका नहीं था, वो सपना इस देश में जिसने देश को केंद्र में रखकर सोचना शुरू किया उसने वही सपना देखा है। चंपारण की ये भूमि, यहाँ तो गांधी जी के साथ जुड़ा हुआ है, सबकी स्मृतियां जुड़ी हुई हैं गांधी जी के साथ। लेकिन गांधी जी जब हिंदू स्वराज की बात करते हैं, विकसित शब्द की प्रयोग न करते हो, लेकिन हर व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट होगा, भूख, गरीबी, अशिक्षा, दारिद्र्य नहीं होगा, ये तो गांधी जी की संकल्पना करते हैं हिंदू स्वराज में भी। चंपारण आने से पहले भी वो यही विचार करते हैं। चंपारण को इस बात का गर्व है, होना भी चाहिए कि उन्होंने गांधी को गांधी बना दिया। लेकिन उस गांधी बनने से पहले भी, लंगोटी बांधने से पहले भी हिंदू स्वराज वो लिख रहे थे जब, तब भी उन्होंने जो भारत का चिंतन किया है वो उससे अलग नहीं है जो अपने अंतिम दिनों तक करते रहे। गांधी के जीवन में छोटे मोटे अंतर से छोड़कर हिंदू स्वराज की रचना से लेकर और उनके अंतिम वर्षों स्वतंत्रता तक के दौर में आप देखें तो चिंतन एक है। और जब वो हिंदू स्वराज रख रहे हैं तो आप देखिए कि वो चंपारण नहीं आए हैं, भारत का दर्शन नहीं किया उन्होंने, विदेश देखा है, अफ्रीका देखा है उन्होंने, भारत नहीं देखा है, चंपारण नहीं देखा है, भारत की दरिद्रता नहीं देखी है। तो 19 साल का वो लड़का, 19 साल की उम्र में उन्होंने हिंदू स्वराज लिखी, 19 साल का वो लड़का
भारत से बाहर रहकर अगर भारत के बारे में कुछ कल्पना करता है तो भारत उनके कल्पना में, उनके मस्तिष्क में कहाँ से आया? तो उनकी मस्तिष्क में 19 साल के, हम में से यहाँ सब 19 साल से शायद अधिक के ही होंगे, 19 साल के लड़के की कल्पना में भारत और भारतीयता का संकल्पना, ये वही संकल्पना है जो हम सबकी नानी दादी और माँ की गोद से हमें सिखाया जाता है और ये पीढ़ियों से हो रहा है। भारत क्या है इसके लिए हमें किताबें नहीं पढ़नी पड़ती। भारत क्या है ये हम गोदी में खेलते खेलते, कहानियां सुनते सुनते सीखते हैं। और वही संकल्पना जो पीढ़ियों से, सैकड़ों सालों से, हजारों साल से भारत की हर पीढ़ी अगली पीढ़ी को सौंप रही है, वही भारत लेकर गांधी यहाँ आते हैं, वही पीढ़ी लेकर, वही संकल्पना लेकर APJ अब्दुल कलाम एक सुदूर दक्षिण से निकलते हैं और यहाँ आते हैं, और वही संकल्पना आज मोदी जी उस पर चर्चा कर रहे हैं। भारत की संकल्पना बदली नहीं है, बदलेगी भी नहीं, लेकिन उस विभाजन, विकसित, विकासशील और अविकसित वाले दुनिया के विभाजन से परे एक ऐसा भारत जो दुनिया को अपने कर्तव्य से, शायद मैं फिर दोहरा रहा हूं, रेखांकित कर रहा हूं कि पूंजी के संतुलन के क्रम में विकसित होना, यह भारत का उद्देश्य शायद नहीं है। GDP शायद मैं बाद में बात करूंगा अगर समय होगा तो, लेकिन GDP के तुलना में भारत को वहां तक पहुंचा देना ये केवल लक्ष्य नहीं है। भारत का अर्थ यहाँ के मूल्य, उन मूल्यों से सारी दुनिया को आप्लावित कर देना, ये विवेकानंद भी कह रहे हैं। तो भारत में जन्मे शाश्वत मूल्य, जिसको एक दौर था जब हम भारत भूल गया, दुनिया के बहकावे में आकर उन शब्दावलियों को हमने स्वीकार कर लिया जो हमारी नहीं थी, और उन शब्दावलियों और उन पैरामीटर्स पर, उन पैमानों पर हम अपने आप को कसने की कोशिश करते हुए अपनी विशिष्टता को छिपाने की कोशिश करने लगे। उस दौर में हमने इसको स्वीकार किया, लेकिन भारत फिर से जाग रहा है और इस जागते हुए भारत में अपनी इस विशिष्टता को ध्यान रखने की जरूरत है। और इसी प्रक्रिया में जिस तरह से भारत को हम सब देखते हैं, उसमें केवल इस विभाजन के अलावा, प्रधानमंत्री दूसरी बात कहते हैं गुलामी की मानसिकता से मुक्ति। अब गुलामी की मानसिकता केवल कुछ लिखी पढ़ी बातों में नहीं, पिछले 150 वर्षों में हमने ऐसी बहुत सारी चीजें अपने अंदर उतार ली जो भारत या भारतीयता से जुड़ी नहीं थी। हमने अपने तथ्यों से अपने आप को दूर कर लिया, हमने अपने जीवन से दूर कर कुछ एक नकली जीवन शैली को अपनाने की कोशिश में एक अधूरापन हमने अपने जीवन में जोड़ लिया। और एक सीमा तक मैं जाकर कहूँगा, बाद में उदाहरण से भी अपनी बात कहूँगा, कई बार तो हम जो हमारा नहीं था उस पर गर्व करने लगे, और जो हमारी अच्छाई थी उसको हम कमजोरी मानने लगे, और कमजोरी को अच्छाई मानने लगे, और इसलिए उनका सब कुछ अच्छा और हमारा सब कुछ खराब, ऐसा मान लिया। एक धर्मपाल जी नाम के विचारक हुए, उनका साहित्य देखिए, 18वीं सदी में शिक्षा बात कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारा अपने जीवन के लगभग 20-22 साल केवल इस शोध पर लगाए, अंग्रेजों के इकट्ठा किए डाटा पर ही उन्होंने काम किया 20 साल, इंडिया हाउस और इंडिया लाइब्रेरी में रहकर। संयोग से मुझे अनेक बार उनके साथ बैठने का मौका मिला। केवल एक विषय उनका ध्यान में दिलाए हुए कि मैं बात करता हूं, उदाहरण के लिए, डाटा अंग्रेजों का है, शब्दावली तब की है, इसलिए आज की इस शब्दावली से उसका कुछ अर्थ नहीं है, और इसलिए उस समय जो चलती थी और जो तब प्रतिबंधित नहीं थी, जो हमारी वर्ण व्यवस्था, उसके हिसाब से अंग्रेज डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था, अंग्रेज कह रहे हैं कि हर गांव अपने आप में शिक्षा में स्वावलंबी है। चेंगलपट्टू का स्टडी उन्होंने की, मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी, मद्रास प्रेसिडेंसी का डाटा इकट्ठा किया है, और उस मद्रास प्रेसिडेंसी में कौन वो गहरे तक गए हैं, अंग्रेज अपनी पॉलिसी। फिर मैं कहूँगा कि जिनको नीतियाँ बनानी होती हैं और जिनको राज करना होता है, वो अपनी नीति
नीतियाँ स्वयं निर्धारित करते हैं। और इसलिए अंग्रेजों को दुनिया पर राज करना था, इसलिए उन्होंने उसका अध्ययन किया, करने की कोशिश की। कर पाए ये मैं नहीं कह रहा हूँ, करने की कोशिश की, क्योंकि दुनिया को आप समझ सकते हैं, भारत को समझने के लिए भारतीयता में अभिनिवेश चाहिए। भारतीयता में, भारत के संस्कारों में अभिनिवेश हुए बिना भारत को नहीं समझ सकते। अंग्रेजों ने जितना समझ सकते थे उतनी कोशिश की, और उसको समझने की कोशिश में वो गांव-गांव तक गए। अब आप कल्पना कीजिए कि हर गांव स्वावलंबी है शिक्षा के मामले में। गांव का समाज उन विद्यालयों को जीवित रखने की व्यवस्था कर रहा है। सरकार की कोई उसको तनख्वाह मिल रही है, ना अनुदान मिल रहा है, ना वो कुछ मिल रहा है, फिर भी हर स्कूल, गांव का विद्यालय जीवित है। और उसके बाद मैं जिसको इन्वर्टेड कोमा मैं आपको कहना चाहता हूँ, शिक्षा हो रही है, और गांव के विद्यालयों में ऐसे विषयों की शिक्षा हो रही है जो शायद आज भी यूनिवर्सिटी में नहीं है। शायद आज उसका समय भी नहीं होगा, इसलिए भी नहीं है। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि वो डाटा की टेबल है धर्मपाल जी की संपूर्ण वांग्मय में, वो बताती है कि किस समाज के बच्चे किस मात्रा में स्कूलों में जा रहे हैं। और वो बताती है कि जो, अब फिर मैं उस समय का याद रखिए कि उस समय की वर्ण व्यवस्था के हिसाब से वो अंग्रेज डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ब्राह्मणों के बच्चों को मालूम है कि उनकी आजीविका ये कर्मकांड के आधार पर चलने वाली है। उनको पूजा पाठ कराना है, बाकी मंदिर संभालने हैं, बाकी करने हैं, इसलिए उनको बाकी दुनियावी शिक्षा की बहुत ज़रूरत नहीं है। प्रारंभिक जितनी चलती है चल जाए। और कर्मकांड तो उसके पिताजी भी कर रहे हैं, उसके परिवार में परंपरा है, तो वो सीखता है परंपरा से। तो कर्मकांड सिखाने के लिए उसको स्कूल आने की ज़रूरत बहुत नहीं है, इसलिए वो परंपरा से सीख रहा है। स्कूल में उसको सीखना है जिसको परिवार में परंपरा नहीं है। बाकी बहुत सारे विषय हैं, लेकिन केवल एक आखिरी डाटा जो टेबल का आखिरी कॉलम है वो मुझे आकर्षित करता है, बार बार समझाता है। वो कहते हैं कि लेकिन जो आज के दलित समुदाय के लोग क्या पढ़ रहे हैं, उनको रोक नहीं है। और इसलिए विद्यालयों में 58% लड़कियां ये उस तथाकथित पिछड़े समुदाय की हैं, और वो चिकित्सा शास्त्र सीख रही हैं, वो धनुर्विद्या सीख रही हैं, और ऐसे विषय वो एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ रही हैं अपने विद्यालयों में। अब आप कल्पना कीजिए, ये अंग्रेजों का कलेक्टेड डाटा है जो उन्होंने मेथोडोलॉजी का प्रयोग करते हुए किया है, लेकिन तथाकथित पिछड़ा वर्ग की बेटियां ये एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ रही हैं, एस्ट्रोलॉजी पढ़ रही हैं, और जिसको हम आज की परिभाषा में उच्च समाज कहते हैं, उच्च वर्ग कहते हैं, वो अपनी परंपराओं के आधार पर अपने घर में सीख रहा है। लेकिन हम में से अधिकांश लोग ये विश्वास करते हैं कि हम अंग्रेजों के आने तक अनपढ़ थे, क्योंकि अंग्रेजी नहीं आती थी इसलिए हम अनपढ़ थे। उनकी परिभाषा में अनपढ़ थे और वो परिभाषा हमने स्वीकार कर ली। इस देश की कल्पना करें आप, हमें मालूम है जब भारत स्वतंत्र हुआ तो 562 रियासतें भारत में मिली, सबने पढ़ा है। लेकिन उससे काफ़ी अधिक रियासतों को तो अंग्रेज निकल गए थे और अपनी प्रेसिडेंसी बना ली थी। तो जिस समय 18वीं शताब्दी में अंग्रेज आए और ताकतवर हुए, उस समय तो 1000 से ज़्यादा रियासतें भारत में थी, क्योंकि तब का आज का पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, आज का बर्मा, ये सब भारत में थे। और इतने बड़े भूभाग में लगभग 1000 रियासतें, 1000 रियासतें थी, 1000 राज्य थे, 1000 राज्य की राजधानियाँ थी, 1000 राजा थे, 1000 सेनाएं थी। इस राजाओं के साथ सर्विस सेक्टर था, क्योंकि एक एक राजघराने की सेवा में ही सैकड़ों लोग रहा करते थे। और हम सब याद करते हैं कि 24% लेकर और 36% तक हमारी GDP दुनिया की उस समय घूमा करती थी। तो जिस देश में दुनिया की 25 से 35% की GDP हो, उसके बारे में हम गर्व से कहते हैं कि भारत माता ग्रामवासी नहीं है, गांव में रहता है भारत। उन्होंने बताया गांव में भारत कैसे बसा। हम कोई गेहूं बेचने दुनिया में जाते थे क्या? धान बेचते थे क्या? हम हस्तशिल्प का सामान लेकर जाते थे, हम रेशम बेचते थे, मलमल बेचते थे, मखमल बेचते थे, हम हथियार बेचते थे।
और ऐसी तमाम चीज़ें दुनिया भर में बेचते थे और दुनिया भर से सोना लेकर आते थे। तब तो सोने की चिड़िया कहलाते थे। सोना भारत में तो न तब होता था ना आज होता है। जिस देश में सोना नहीं होता वहाँ वो सोने की चिड़िया कैसे बना, दुनिया भर से लेकर आए, क्योंकि हम उद्योग में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ थे। सर्वाधिक हिस्सा हमारा दुनिया के व्यवसाय में था। ट्रेड और कॉमर्स ये हमारा सबसे बड़ा योगदान था दुनिया को, और उसके बारे में हम गर्व से कहते हैं कि भारत गांव का देश है। गांव में भी थे हम शहरों में भी थे, हम सर्विस सेक्टर में थे, हम ट्रेड में थे, हम कॉमर्स में थे। लेकिन जैसे जैसे अंग्रेज आगे बढ़ते गए उन्होंने राज्यों को समाप्त किया, राज्यों को निगला अपने यहाँ। अब आप कल्पना कीजिए कि जो हम सब, आपको आज शायद इसलिए आसानी से समझ में आएगा कि कोरोना हम सब ने देखा है। जो कोरोना में हुआ वो 18वीं शताब्दी में हुआ। एक राज्य को उन्होंने छीना, तो राज्य को छीना मतलब केवल इतना नहीं था कि राजा को हटा दिया, उसके पास अगर 20,000 सैनिकों की सेना थी वो सेना समाप्त हुई। वो 20,000 लोग कहाँ गए? अपने उन गांवों में गए जहाँ के वो रहने वाले थे। वहाँ का उद्योग उन्होंने चपट किया, क्योंकि उन्हें अपना मशीन का कपड़ा मैनचेस्टर का यहाँ बेचना था। उन्होंने कारीगरों को समाप्त किया। कारीगर कहाँ गए? अपने उन गांवों में वापस गए। और जो कोरोना में हुआ, आप कल्पना करेंगे तो आपको समझ आएगा कि एक भाई गांव में है जो खेती से चल रहा है, और दूसरा भाई शहर में जो सर्विस सेक्टर में, तीसरा आर्मी में है वो भी कमा के ला रहा है, और होली दिवाली जब आते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। तो वो खेती से भी उसका काम चल रहा है और कुछ ना कुछ बाहर से सपोर्ट आ रहा है, तो तीनों भाई चैन से जी रहे हैं। तब क्या हुआ? जो कोरोना में हुआ, कारीगरों की नौकरियां छूटी, सब अपने घर आ गए। जहाँ जहाँ काम धंधा करते थे, नौकरी रोजगार करते थे, व्यापार करते थे, सब अपने घर आ गए। तो एक खेती पर 4 परिवार पलने लगे तो सब दरिद्रता में डूब गए। और यही उस समय हुआ। एक राज्य खत्म हुआ, माने 20,000 सैनिकों की नौकरी गई, सर्विस सेक्टर वहाँ का गया, कारीगर वहाँ के घर बैठ गए, सब उन गाँवों में पहुँचे। और अंग्रेजों के षड्यंत्र से भारत ग्रामवासी नहीं बना, और इसलिए अकाल की जो पूरी श्रृंखला है ये अंग्रेजों के आने के बाद मिलती है। अंग्रेजों के आने से पहले, माने 18वीं शताब्दी से पहले के 1000 में कुल 27 अकालों का वर्णन है, और अंग्रेजों के 150 साल में अकालों की श्रृंखला रुकी नहीं। और इसलिए इस विभाजन वाले भारत को जब तक हम इस गुलामी की मानसिकता से बाहर नहीं आएंगे, उनके बताए टर्म को हम याद करना नहीं भूलेंगे। हमें कुछ सीखना है तो कुछ भूलना भी है, जो गलत याद कर लिया उसको भूलना है, तब हम नया कुछ सीख पाएंगे। और गुलामी की मानसिकता अवचेतन में कैसे बैठती है, हम अपने लिए इसलिए शर्मिंदा हैं कि हम बहुत गरीब थे, हम अनपढ़ थे, हम अशिक्षित थे। ये हमारे अवचेतन में बैठ गया, हमारे मन में वही चलता है। हमारे पड़ोस में मिडिल ईस्ट है, सुना होगा भाई। मिडिल ईस्ट से हमारे संबंध है। किधर है मिडिल ईस्ट? जानते हैं मिडिल ईस्ट किधर है? अब थोड़ा सा वेस्ट एशिया कहना शुरू किया है, नहीं तो शायद दशकों तक मिडिल ईस्ट कहते रहे। नक्शे में देखिए, वो हमारे वेस्ट में है। जो वेस्ट में है, क्योंकि वो अंग्रेजों के लंदन के ईस्ट में था, इसलिए अंग्रेजों का ईस्ट है, तो हमारा भी, हम भी उसको ईस्ट कहने लगे। ये हमारा गुलामी की मानसिकता है, क्योंकि वो जो वो कह रहे हैं उनके लिए ईस्ट होगा, हमारे लिए वेस्ट है। लेकिन वो अंग्रेज अगर ईस्ट कह रहे हैं तो हम भी ईस्ट कहेंगे, क्योंकि मालिक लोग कह रहे हैं, गोरे लोग कह रहे हैं। कल मैं आ रहा था फ्लाइट में, हर बार आता हूँ, 1-2 बार शुरू में मैं थोड़ा चुहल कर लेता था, करनी नहीं चाहिए। तो वो आती है, कोई एयर होस्टेस को बताती है कि हमारी सीट के नीचे एक वो जैकेट, लाइफ जैकेट रखी हुई है, कोई संकट की घड़ी आएगी तो लाइफ जैकेट प्रयोग कर सकते हैं। तो शुरू में पूछ लेता था, अब केवल मुस्कुरा कर रह जाता हूँ। मैं पूछता हूँ, मैं दिल्ली से चला हूँ पटना के लिए। मैंने एक बार शुरू में पूछ दिया, गुजरात जाते समय बड़ौदा जा रहा था, मैंने पूछा ये लाइफ जैकेट क्या काम करती है? बोले कि समुद्रों तो बचा लेगी, तैर सकते हैं उसके सारे। अब दिल्ली से पटना के बीच में कहाँ से समुद्र लाएंगे? मैंने पूछा विंध्याचल पर अगर इस जैकेट को पहनकर मैं विंध्याचल की पहाड़ी पर कूद जाऊँ, बच जाऊँगा क्या? नहीं, वो उसका नहीं, वो तो समुद्र के लिए है।
तो आप दिल्ली से पटना ले जा रहे हैं, दिल्ली से गुजरात ले जा रहे हैं, दिल्ली से महाराष्ट्र ले जा रहे हैं, और मुझे आप 15 मिनट ये समझाते हैं कि बीच में समुद्र पड़ जाए तो आप कैसे कूदना। ये मानसिकता है गुलामी की। जो उनके यहां के लिए ठीक होगा वो सब कुछ हमारे यहां ठीक है, क्योंकि वो अंग्रेजी में बोलते हैं। इसलिए भारतीयता तब आएगी जब गुलामी की मानसिकता से हमें मुक्ति मिलेगी। देश की विरासत पर हमें गर्व करना पड़ेगा। ये तीसरा बिंदु उन्होंने रखा है। और उस विरासत में हम कैसे जीते रहे हैं, हजारों साल के लंबी प्रक्रिया में से हमने अनुभवों से सीखा है। हमने मूल्य अपने बनाए हैं, अपनी इस मिट्टी के आधार पर बनाए हैं, और इस विरासत को हमें समझना होगा। कोई आज के बने मूल्य नहीं, कहीं से आरोपित मूल्य हमारे जीवन की दिशा नहीं तय कर सकते, क्योंकि इस धरती के अपने अनुभव से जो मूल्य हैं वही हमें हमारे साथ जोड़ सकते हैं। आज दुनिया स्वीकार कर रही है तो हमें भी अब थोड़ा आश्चर्य भी होता है, कभी कभी अच्छा भी लगता है कि जब कोई गोरा आकर कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम बहुत अच्छी चीज है। लेकिन वसुधैव कुटुंबकम आने आज नहीं तय किया, शताब्दियों पहले से भी हम वसुधैव कुटुंबकम कह रहे हैं। और वसुधैव कुटुंबकम जिन ने अपने आप को सांस्कृतिक रूप से विकसित किया, उन सब ने एक ही तत्व को पहचाना। भारत की मोनोपोली नहीं है। जिसने अपनी जड़ों के साथ अपने जीवन का, संस्कृति का विकास किया, उसने उन्हीं सूत्रों तक पहुंचा जो हम कह रहे हैं। शायद हमारा संवाद रहा होगा, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम जैसे हमने अनुभूत किया वैसा ही शायद अफ्रीका वालों ने किया होगा, वैसा ही बाकी द्वीपों के लोगों ने किया होगा। और उनकी वो सभ्यताएं जो नष्ट होने से कहीं बच गई हैं, कहीं जंगलों में बची हैं, वो सारी उन्हीं मूल्यों को समझती हैं जो भारत के। लेकिन जो हमलावर है, जिसने हजारों लाखों लोगों की हत्याएं की और उस भूमि पर, उस संसाधनों पर कब्जा कर लिया, वो वहां के मूल्यों को नहीं समझ सकते। आसपास के देशों की बहुत सारी बातें आप सबको पता होगी। मुझे एक बार एक डेलीगेशन आया था, पत्रकार हूँ तो बहुत सारे तरह के लोग मिलते हैं। एक डेलीगेशन आया था ट्रिनिडेड टोबैगो से। ट्रिनिडेड टोबैगो का एक कबीला है, उस कबीले के कुछ लोग आए थे। जयपुर में एक सम्मेलन हुआ था। ऐसा एक हर 4 साल बाद दुनिया में एक सम्मेलन होता है, जो ऐसी बची खुची सभ्यताएं रह गई हैं उनके जो कबीलों के प्रतिनिधि, उनका सम्मेलन होता है। उसमें एक बार मुझे जाने का मौका मिला। तो सबने अपनी अपनी परंपराओं को कैसे करते हैं ऐसा वर्णन किया। तो ट्रिनिडेड टोबैगो का कबीला था, उसने भी अपनी पद्धतियों का प्रयोग किया और बाद में एक नारा लगाया, मिति हुए हुआ से। बाद में मैंने पूछा भाई इसका क्या मतलब है। उसने कहा कि इस धरती में जितने लोग हैं सब भाई बहन हैं। अब ये वसुधैव कुटुंबकम और मिति हुए हुआ में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। कोई ट्रिनिडेड टोबैगो के जंगल के अंदर कोई रहने वाले कुछ हजार लोग अपने हर पूजन के बाद, हर अपनी प्रक्रिया के बाद ये नारा लगाते हैं कि इस धरती पर रहने वाले सब भाई बहन। जापान में मेरे मित्र हैं, वहाँ पर कॉन्सुलेट में वो आए तो उन्होंने कहा कि भाई तुम लोग ये करते थे, भोजन मंत्र करते थे, मुझे तब समझ नहीं आता क्या करते थे, लेकिन अब मैं यहाँ जापान में लोग भोजन शुरू करने से पहले एक प्रार्थना करते हैं। उसका अर्थ होता है कि मेरे जीवन को बचाने के लिए जिन वनस्पतियों ने अपना जीवन दिया है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। तो जो मूल संस्कृतियाँ हैं, जिन्होंने अपनी संस्कृति को जीवंत रखा है, वो सब प्रकृति के साथ इतने तादात्म्य रखती हैं। और इस विरासत को जो बहुत समृद्ध है, उसको हमें समझना होगा, उसका मूल्यांकन करना होगा, उसका महत्व समझना होगा। आपको शायद कम लोगों को जानकारी होगी, 60 के दशक में हमारे पास खाने के लिए बहुत कठिनाई आ गई थी। अमेरिका जो गेहूं फेंकने जा रहा था समुद्र में, वो हमने उससे दान में मांग लिया था। तो अमेरिका का दान का गेहूं खाकर हम लोगों ने कुछ समय बिताया, तो भारत के पास खाने के लिए उतनी खाद्यान्न का व्यवस्था नहीं थी, संकट था। उस समय इसके साथ साथ एक और बात हुई थी। उन्होंने कहा कि हम कुछ अध्ययन करना चाहते हैं भारत का, वो भी करेंगे। ठीक है, हमें गेहूं चाहिए था, हमने अध्ययन करने की अनुमति दी। बाद में वो अध्ययन की पूरी एक विधा विकसित हुई और वो यूनेस्को ने उसको अपने काम में शामिल कर लिया। मैं बहुत क्रूड भाषा में, बहुत
देशी भाषा में कहता हूँ, उस अध्ययन का मतलब क्या था? मतलब ये था कि वो आज भी इस बात से परेशान है कि सारी दुनिया को उन्होंने 3-3, 5-5, 10-10 साल में सब कुछ बदल कर रख दिया, अपनी तरह से जीने के लिए बाध्य कर दिया। ये जो कुछ संस्कृतियाँ हैं, वो जापान भी होगा, वो चीन भी होगा, वो भारत भी होगा, ये जो संस्कृतियाँ हैं हजार वर्ष से लड़ रही है और उनका कुछ नहीं बदला। आप कल्पना कीजिए, भारत 1000 साल से संघर्ष में है। 498 में वास्को डी गामा आया था, तब से यूरोपियों के कब से युद्ध कर रहा है, लेकिन 450 साल के संघर्ष में यूरोपीय भारत नहीं बना। भारत वैसा नहीं बन सका जैसा वो चाहते थे। सारी शक्तियां करने के बाद, राजनीतिक रूप से पराजित करने के बाद, मानसिक रूप से गुलाम बनाने के बाद भी कुछ था जो हमें समाप्त नहीं कर पाया। दुनिया वो जानना चाहती है, दुनिया वो जानना चाहती है कि जो इतने सैकड़ों वर्षों में जो नहीं समझ पाए, जिसके कारण हम टिके हैं, वो क्या है, उसके अध्ययन करने। आजकल उसको बड़ी एकेडमिक भाषा में इंटेंजिबल हेरिटेज कहा जाता है। वो जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या है जो आप सब कुछ करने के बाद भी आप नहीं टूटे, नहीं समाप्त हुए। तो वो शायद अपने कारणों से इसका अध्ययन कर रहे होंगे, लेकिन हमें अपना अध्ययन इसलिए करना है कि हमें खोजना होगा कि हमारे वो जीवन के तत्व कौन से हैं जिनके आधार पर हजारों वर्षों का संघर्ष हमें विचलन नहीं कर पाया, हमें अपनी संस्कृति से दूर नहीं कर पाया, अपनी जीवन पद्धति से दूर नहीं कर पाया। वो मूल्य हमें ढूंढने हैं अपने आप को फिर से एक बार खड़ा करने के लिए। विकसित भारत का जो संकल्प हमारा है, उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए हमें अपनी इस विरासत में से वो तत्व खोज निकालने हैं जिनके बल पर हम एक जीवंत सभ्यता बने हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जहाँ टुकड़ों में टूटे, जाति, वर्ण, ये वो आस्थाएं। आजकल तो कई शब्दों का गड्ढ-मड्ढ हो गया है, इसलिए कभी जाति को नस्ल समझ लिया जाता है, रेस, कास्ट और रेस एक हो जाती हैं, कभी रिलीजन और धर्म एक हो जाता है। ऐसे बहुत सारे शब्दों का घालमेल हुआ है, लेकिन उनके शब्दावली को अगर हमने ठीक नहीं पहचाना तो इन शब्दों के भ्रम में भी हम पड़ सकते हैं। इसलिए हमें एकता, एकात्मता के लिए ज़रूरी है कि हम इन भेदों को समझें। समझना कठिन नहीं है, लेकिन हम उस चौकटे से बाहर आने की कोशिश करें जिसमें सीखने समझने के लिए हमें विवश किया गया। भारत धर्म में जीता है। धर्म ये कोई घटिया चीज नहीं है। धर्म वो भी नहीं है जो हमें बताया जाता है। एक दो मजेदार उदाहरणों से बात मैं अपनी बताता हूँ। हमारे यहाँ दिल्ली में एक गुरुद्वारा है, बंगला साहिब में, और उसके ठीक बाहर एक सिग्नल है, लाल बत्ती, जिसको हम दिल्ली में लाल बत्ती कहते हैं। तो सिग्नल है, तो वो धर्म उसके अंदर तक है और वो जाता है बहुत बड़ी गाड़ी लेकर, बड़ा आदमी है शहर का, लोगों के जूते साफ करता है, सेवा करता है, पानी पिलाता है, लंगर में खाना बांटता है, और ये करते हुए अपने आप को बोझ नहीं मानता। वो बड़ा ऐसा लगता है कि मैंने कुछ अच्छा किया आज, महसूस करता है, और उसको ये मानता है कि मैं धर्म का काम कर रहा हूँ, इसलिए बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे ही उसके बाद 8 घंटे की अपनी धार्मिक सेवा करके वो बाहर निकलता है, गाड़ी में बैठता है, तो पहली लाल बत्ती जब करता है, क्योंकि वो कानून है जिसको तोड़ने में मजा आता है, और वो धर्म है जो मर्यादा में रखता है। उसको ना धर्म की मर्यादा से आपत्ति है, ना कानून तोड़ने में उसको लज्जा है। जिसके लिए आपने विवश किया है, आदमी उसके साथ नहीं है धर्म, लेकिन धर्म जिसमें उसकी आस्था है वो उसके अनुसार जीने को तैयार है। धर्म वो है जो जीने की पद्धति सिखाता है। इस देश की धरती ने जीने की जो पद्धति विकसित की है वो धर्म है। मंदिर जाकर घंटी बजाना ये धर्म नहीं है, नमाज पढ़ना ये भी धर्म नहीं है। धर्म वो है जो इस जीवन को सुंदर बनाता है, और वो भारत का धर्म है। और धर्म यूनिवर्सल है, अलग अलग लोगों लिए अलग अलग धर्म नहीं, धर्म यूनिवर्सल है। धरती जमात बोस्तियम शौचम इंद्रिय निग्रह, ये जो दशकम धर्म लक्षणम है, दी विद्या सिद्धम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, धर्म के 10 लक्षण बताए हैं, उसमें स्वच्छता भी धर्म है।
अब कोई ये कह सकता है कि मैं धर्म में आस्था नहीं रखता, मैं तो जीवन भर नहाऊंगा ही नहीं। क्योंकि धर्म स्वच्छता तो धर्म है, चोरी ना करना ये तो धर्म है। तो कोई कह सकता है कि मैं तो चोरी करूंगा ही, क्योंकि मैं तो धर्म के खिलाफ हूं, आस्तिक हूं ही नहीं, नास्तिक हूं, मैं तो धर्म नहीं मानता। तो धर्म के जो लक्षण है वो यूनिवर्सल है। एक और मजेदार उदाहरण से मैं अपनी बात और क्लियर करता हूं। एक जज साहब थे और उनके सामने मुकदमा आया, दोनों पक्ष थे। अब जज साहब जाते हैं, सुबह उठते हैं, मंदिर जाते हैं, माथा टेकते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, लड्डू बांटते हैं। उसके बाद जाके जज की कुर्सी पर बैठ जाते हैं और उसके बाद केबिन में किसी एक पार्टी को बुलाते हैं, उससे कुछ बातचीत करते हैं और उसके पक्ष में आकर फैसला दे देते हैं। किसी निश्चित की नहीं, मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूं। अब हमें आप जैसा कोई जाकर उनसे क्या कहेगा, भाई तुमने धर्म का पालन नहीं किया, जो न्यायाधीश का धर्म था उससे तो तुम चूक गए। वो कहेंगे मैं तो गया था, मंदिर भी गया था, घंटी भी बजाई थी, प्रसाद भी बांटा था। आप क्या कहेंगे, मान लेंगे कि वो धार्मिक व्यक्ति है? धर्म तो वो था जहां वो बैठा था, उसको जो कर्तव्य था वो उसका धर्म है। मंदिर जाना नहीं था। अगर वो प्रसाद बांट आए थे सुबह 51 रुपए का, तो धार्मिक हो गए वो नहीं। धर्म वो था जब वो न्याय कर रहे थे तो न्याय ही करते, तो धर्म था। इसलिए हमारे जीवन का कर्तव्य धर्म है। और ये जो विरासत की बातें हैं, एकजुटता के लिए हमें अपने मूल शब्दावली को पकड़ना होगा। दूसरी शब्दावली, उधार की शब्दावली में हम जी नहीं सकते, भारत को नहीं समझ सकते। मेरे एक मित्र हैं, तो मैं कोई चर्चा कर रहा था उनकी मेरठ यूनिवर्सिटी में, वो उन्होंने महाभारत कालीन हस्तकला पर शोध किया, PhD हुआ उनका इतिहास विभाग में। आजकल कोई सुबह अपने में भी चर्चा कर रहा है। अब वो जाते थे हस्तिनापुर की तरफ जाते थे, लौट के लेके आते थे, ये देखो मृदभांड, टूटे हुए घड़े का टुकड़ा मिल गया मुझे, ये देखो महाभारत कालीन है, 5-8 साल पुराना है। उनको पता था मैं भी तो उसी पीढ़ी में, हमारे भारत की सभ्यता पिछले 5 साल में नष्ट नहीं हुई है। हम उसी पीढ़ी में जिसमें कौरव पांडव थे, उन्हीं में से परिवारों में से कोई हैं। हम जिंदा हैं, लेकिन एक जिंदा सभ्यता, एक जीवित सभ्यता, एक जीवित संस्कृति का अध्ययन आप मेसोपोटामिया या मिस्र की उन गड्ढों में से खोदकर निकाली सामानों से अगर उसका अध्ययन करना चाहोगे और जो हम जिंदा संस्कृति के रूप में खड़े हुए हैं उनका अध्ययन नहीं करेंगे तो आप गलती पर हैं। जो जिंदा है उनका जिंदा अध्ययन कीजिए, जो मर चुकी हैं सभ्यताएं उनका अध्ययन करना है तो ठीक है, गड्ढे खोदो, उसमें से निकालो कुछ। तो मृत सभ्यताओं के पैरामीटर पर जीवंत सभ्यताओं को, जीवंत संस्कृतियों को तौलना, ये समस्या यूरोप की हो सकती है, भारत की नहीं है। भारत को अपनी तरह से उसको जीना होगा, इसलिए अपने मूल शब्दावली में हमको जाना होगा और उसके लिए अपने मूल ग्रंथों को, अपने मूल भाषा को समझना होगा। अनुवादों से समझना भारत को, ये अपने आप में एक बड़ी गलती है। इसलिए हम में से अगर कम से कम नई पीढ़ी को मैं आह्वान कर रहा हूँ कि जिन भाषाओं में हमारे ग्रंथ लिखे हैं, पाली है, प्राकृत है, ब्राह्मी है, करोष्टी है, और कुछ नहीं तो पर्शियन है, जिसमें 500-700 साल पुराने तो ग्रंथ लिखे गए हैं। आप मूल ग्रंथों को पढ़िए, उस भाषा में पढ़िए जिस भाषा में लिखे गए हैं, तब शायद उसको आपको भारत की झलक मिलेगी। अनुवादित ग्रंथों से आप मैथ्समूलर पढ़कर भारत को समझेंगे तो शायद गलतियां होंगी ही, और आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि आप गलती पर हैं। इसलिए इसको हमें समझना होगा। और इसी तरह 5वां बिंदु जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, कर्तव्यों का पालन, दायित्वों का निर्वाह, ये हम सबको करना पड़ेगा। तो जितनी बातें की हैं इन सबको बाकी लोगों तक पहुंचाना ये भी अपना कर्तव्य है। जिसको देश की सीमाओं की सुरक्षा करने बंदूक लेकर वहां खड़ा है, हम जो एकेडमिक्स के लोग हैं उनका काम तो पढ़ना पढ़ाना है, बंदूकें हमारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में कलम शोभा देगी। इसलिए हम जो पढ़ने पढ़ाने के काम में लगे लोग हैं उनको तथ्यों की शोध, मूल ग्रंथों का अध्ययन और उसमें से आज के समाज को जिस शब्दावली में, जिस भाषा में चीजें समझ में आती हैं उस भाषा में समझाने के प्रयास ये करने होंगे। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा दायित्व है। इसलिए इसको हमें इस ढंग से देखना होगा। और इस बेसिक प्रोमाइसिस, शुरुआती चीजों के बाद हमें इन सब अपने धारणा बनानी होगी। हमें किस दिशा में देश को ले जाना है ये हमें तय करना है। उस रेस में हम विकसित विकासशील वाली रेस में हम नहीं हैं।
दुनिया में एक शक्ति बने और वो हम हो, ये अमेरिका सोच सकता, भारत नहीं सोच सकता। भारत सोचता तो 5000 साल पहले, 8000 साल पहले या 3000 साल पहले भी बन सकता था, लेकिन भारत की संकल्पना नहीं है। मैं संकल्प से अब संकल्पना पे आ रहा हूं। भारत की ये संकल्पना नहीं है कि हम दुनिया में अकेले हों। ये पश्चिम का दर्शन है कि हम अकेले हैं और अगर कोई दूसरा है तो हमारे विरुद्ध है। इसलिए मेरा अस्तित्व कैसे निश्चित होगा, कैसे निर्धारित होगा? मेरा अस्तित्व इस बात पर निर्धारित है कि जो मेरे से अतिरिक्त जो दूसरा है वो मेरे अस्तित्व को स्वीकार करे। और इसलिए दूसरा जो है वो अदर है, ये जो अदरिज्म है, मैं और कोई अन्य, ये जो अन्य है और वो अन्य मुझे मेरे वर्चस्व को स्वीकार करे, तब मेरी शक्ति प्रदर्शित होगी। ये जो पश्चिम की धारणा है, पश्चिम का दर्शन है, वो दर्शन भारत का कभी नहीं रहा होता तो हम वसुधैव कुटुंबकम का नारा नहीं लगाते। तो हम एकम सद विप्रवंता ये नहीं कहते। भारत ने अपने प्रारंभ से लेकर आज तक कभी भी हम अकेले हों, हम सर्वशक्तिमान हों, ये कभी नहीं कहा। सबको साथ लेकर, सबके विकास में सहभागी होकर पूरे विश्व को, प्रणंतो विश्वमार्यम, पूरे विश्व को हम ज्ञानवान बनाएंगे, शीलवान बनाएंगे, स्वस्थ बनाएंगे, समृद्ध बनाएंगे। ये भारत की संकल्पना है। भारत अपनी इस संकल्पना में जीता है और इसलिए भारत की संकल्पना को साकार करना, विकसित भारत बनाना माने किसी जीडीपी के पैरामीटर में हमें कर लेना, इसका उद्देश्य नहीं है। जीडीपी उसका एक बहुत छोटा हिस्सा होगा, जीडीपी से मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। जीडीपी उसका एक आयाम है। जीडीपी के अलावा बहुत सारे आयाम हैं जहां पर हमें पूरी दुनिया को एक साथ लाकर आना है। जीडीपी की चर्चा आ गई, चलो एक चुटकुला उस पर भी सुना देता हूं मैं आपको। हमारे जीडीपी अपने आप में धारणा है और ऐसी कई धारणाएं चलती हैं, लेकिन हमारे एक वरिष्ठ कार्यकर्ता है, वो बड़ा चुटकुला सुनाते हैं उसका। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति, अच्छा परिवार था, पति पत्नी बच्चे सुख से रह रहे थे। अचानक ऐसी घटना हुई कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। परिवार संकट में आ गया। परिवार संकट में आ गया तो बच्चों का पालन पोषण कौन करे? तो उसने एक मेड रखी। मेड को उसने 10,000 रुपये महीना देना शुरू किया। तो वो जो पत्नी, जब तक पत्नी थी तब तक तो वो कुछ नहीं देता पत्नी को, तो जीडीपी पे कोई फर्क नहीं था। लेकिन जब पत्नी मरी तो जीडीपी में योगदान हो गया उसका। 10,000 रुपये का महीना मेड को देने लगा तो जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। मेड बहुत अच्छा काम करती थी, बहुत ध्यान से बच्चों को पालती थी। उसको लगा कि भाई जब इतना बच्चों की चिंता कर रही है माँ की तरह, तो फिर इसके साथ विवाह ही कर लेते हैं। उसने उसको विवाह कर लिया। वो पत्नी बन गई। पत्नी बन गई तो उसकी सैलरी बंद हो गई। वो बंद हो गई तो जीडीपी नीचे आ गई, उसका कंट्रीब्यूशन खत्म जीडीपी में। आप बीमार हैं तो आप जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपको हार्ट अटैक पड़ा तो आपने और कंट्रीब्यूट किया। आप स्वस्थ हैं, जीडीपी में आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? क्योंकि उपभोग के आधार पर अगर आप पैमाना मानेंगे और सुख को उसका बराबर का दर्जा देंगे, सुख माने उपभोग से सुख मानेंगे। भारत की संकल्पना में उपभोग और सुख समानार्थी नहीं है। इसलिए जब हम जीडीपी पर करेंगे तो आप उपभोग को पैमाना मानेंगे और उपभोग को कैसे भी किया जाए, बढ़ाया जाए, इससे हमारी जीडीपी बढ़ती है। तो हम ठीक है, हम 5 ट्रिलियन की बात हम भी कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में हम अलग थलग पढ़कर नहीं रह सकते। हम भी उस परिभाषा में, उस भाषा में ही बात कर रहे हैं। 5 ट्रिलियन हमारा मूल्य है, होगा। लेकिन इसके साथ हम स्वस्थ रहें, हम योग के माध्यम से दुनिया को स्वस्थ रखें। जीडीपी बढ़े लेकिन बीमार होकर ना बढ़े, जीडीपी स्वस्थ होकर बढ़े। अगर हम ये कर सकते हैं, अगर हम बचा सकते हैं, तो भी जीडीपी बढ़ रही है। इस जीडीपी के संकल्प को, संकल्पना को, और ऐसी तमाम संकल्पनाएं। सर्टिफिकेशन, आज हम उसमें दुनिया भर के सर्टिफिकेशन आते हैं। कौन करता है? उसके पास 9001 है, उसके पास 9002 है, उसके पास 14001 है। ये सर्टिफिकेशन कर कौन रहा है?
भारत 10वीं पायदान पर था, 8वें पे पहुंच गया, कोई तीसरा से आके 7वें पे आ गया। ये सर्टिफिकेशन करने का अधिकार किसने किसको दिया है, कौन कर रहा है, उसकी हैसियत क्या है, ये कभी हम प्रश्न करते हैं क्या? मेरे परिचय में भी वो किताब उन्होंने कही तो मैंने कहा कि छाप देते हैं ऐसे भाई, उसमें तो कोई मुनाफा तो कमाना नहीं है। नहीं कहा नहीं, ISBN बहुत ज़रूरी है आजकल, तो बिना उसके काम ही नहीं चलता। मैंने कहा ठीक है भाई, होता क्या है नहीं, वो एक इंटरनेशनल नंबर मिल जाता है, फिर यूनिक हो जाता है, फिर उसके कॉपीराइट का बहुत सारी बातें बताई। मैंने कहा ठीक है, कौन देता है? तो पता चला कि वो दिल्ली में एक ऑफिस है, वहाँ से ISBN नंबर मिलता है। ठीक है, हमने उससे पूछा भाई आप कहाँ से हैं, आपका आगे पीछे क्या है, आप कौन है? नहीं, हमें राम मोहन राय लाइब्रेरी ने बताया है कि आपको ये करना है, तो राम मोहन राय लाइब्रेरी इसके लिए अथॉराइज्ड है। हमने राम मोहन राय लाइब्रेरी को भी पूछ लिया कि भाई आपने कैसे आइडिया आया कि हम एक ISBN शुरू कर देते हैं? उन्होंने कहा नहीं, हमें सरकार ने कहा है। हमने सरकार को पूछा, ये सब RTI में, मतलब मैं ऑफिशियल बात कर रहा हूँ, हमने तो सरकार से हमने पूछा भाई ISBN आपके पास कहाँ से आया, आपको क्यों आइडिया आया कि मेरी किताब का नंबर आप देंगे? मेरी मर्जी है, बेचूँ नहीं बेचूँ, छापूँ नहीं छापूँ, आप ISBN, मैं आपके पास मांगने आऊँ ठीक है, लेकिन आप मुझे ISBN देंगे? नहीं, वो कंपनी है स्विट्जरलैंड की, वो तय करती है। हमने उसको एक लेटर लिखा कि भाई आप या मेरी किताब को आप ISBN दे रहे हैं, मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, ये खेल क्या है? उसने कहा नहीं, हम प्राइवेट कंपनी है, हमने भारत सरकार को ऑथराइज कर रखा है ISBN नंबर देने के लिए। मैंने कहा आपकी हैसियत क्या है? एक प्राइवेट कंपनी, वो भी विदेश में रजिस्टर्ड है, उसकी एजेंट भारत सरकार है, लेकिन कैसे चला पता नहीं, हमने पूछा नहीं, किसी ने बताया नहीं। ये सर्टिफिकेशन कैसे हो रहा है? कोई एक प्राइवेट कंपनी भारत की सरकार को ऑथराइज कर सकती है कि वो उसके लिए काम करेगी और डाटा उसको वहां जमा करेगी? ऐसी कितनी चीजें, सर्टिफिकेशन के जितने खेल हैं, वो कौन कर रहा है? कौन 10वीं से 8वीं पे, 8वीं से 14वीं पे, और ये सबसे पावरफुल नेता और ये सबसे पावरफुल महिला, और ये सर्टिफिकेशंस जो हो रहे हैं और उसके भ्रम में हम पड़े हुए हैं। कहीं भारत भी इसके बारे में सोचे, और कम से कम भारत के लिए अगर कुछ करना है तो भारत करे, और अगर विकसित भारत होना तो विकसित भारत ये करे, दुनिया के लिए करे, लेकिन किसी षड्यंत्र के अंतर्गत ना करे ना। तो ये जो सारी चीजें हैं, इसको बिना भारत को समझे हम इस तरीके से नहीं कर पाएंगे, और इसलिए भारत की संकल्पना के साथ हम इसको आगे लेकर चलेंगे, तभी बात बनेगी। भारत, आज हमने अमृत महोत्सव मना लिया, अमृतकाल चल रहा है। भारत के हम यहाँ जो बैठकर प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन भारत के अन्य हिस्सों में भी कुछ बातें हैं, कुछ प्रश्न हैं, समस्या नहीं, हमारी हर किसी को समस्या है। हमारे लिए जम्मू कश्मीर भी समस्या है, हमारे लिए छत्तीसगढ़ भी समस्या है, हमारे पंजाब भी समस्या, ये समस्याएं नहीं है, ये कुछ काल के प्रश्न हैं, जिन प्रश्नों का उत्तर हमें ढूंढना है। जिन प्रश्नों का उत्तर हमें ढूंढना है, उनको समस्या मानकर हम नहीं डील कर सकते, कम से कम एकेडमिक्स में नहीं डील कर सकते। हमारे सामने कुछ प्रश्न हैं, आज के इस शताब्दी के इस दशक के कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का उत्तर हमें ढूंढना है, और वो उत्तर कहाँ ढूंढे जाएंगे? तो मुझे लगता है कि इस देश के सामने जो प्रश्न हैं, उनके उत्तर हमने बहुत स्वतंत्रता के बाद बहुत सरलता से अपने लिए रास्ते खोज लिए, और ये मान लिया कि कोई संसद में बैठे हैं 545 लोग, वो देश के हर प्रश्न का उत्तर वही ढूंढेंगे। फिर हमारे विश्वविद्यालय क्या करेंगे? पॉलिसी मेकिंग ये एक दिन का प्रश्न नहीं होता, इस पर लंबे समय काम करना होता है, और लंबे समय काम करने का समय उन नेताजी के पास नहीं होता जिनको सुबह से उठकर लोगों की समस्याएं सुननी है, चिट्ठियां बांटनी है, नाली खरंजे कैसे साफ होंगे इसकी चिंता करनी है, और हम उम्मीद करते हैं वो दिन भर उद्घाटन करते रहे और शाम को बैठ कर रात में रिसर्च करें। ये उनके साथ अन्याय कर रहे हैं हम। देश के प्रश्नों के लिए आवश्यक शोध ये विश्वविद्यालयों में जब तक ठीक से नहीं होने शुरू होंगे, तब तक ठीक नीति निर्माण नहीं होगा।
और अगर ठीक नीति निर्माण नहीं हुआ तो उसके परिणाम कभी ठीक आएंगे नहीं। नारा देना अलग चीज है, लेकिन विकसित भारत जैसे बड़े संकल्प अगर हम लेते हैं तो उसके लिए हम सबको अपना योगदान करना होता है। और इसलिए विश्वविद्यालय और उनमें होने वाले शोध की रचना कैसे होगी ये तो हमें तय करना होगा। देश की जो सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय अनेकों में मैं जाता हूं, देश के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में शोध के विषय क्या है? एक विद्यार्थी को मैंने पूछा क्या है SIS में, इंटरनेशनल रिलेशन में क्या विषय है आपकी पीएचडी का? मैंने दिल्ली और मॉस्को की सैनिटेशन सिस्टम पर कंपैरेटिव स्टडी किया है। वास्तविक टॉपिक बता रहा हूं मैं। दिल्ली और मॉस्को के सीवरेज पर तुलनात्मक अध्ययन किया मैंने। क्या परिणाम आया? बोले वहां जैसा यहां नहीं हो सकता। अब ऐसे जो शोध हो रहे हैं उनसे क्या देश की पॉलिसी बन सकती है? किन्हीं दो चीजों को लेकर हमने तुलनात्मक अध्ययन कर दिया, कहीं से कुछ भी उठाकर हमने अपना शोध पूरा कर दिया। इससे पॉलिसीज नहीं बनेगी, बनेंगी तो गलत बनेगी। परिवर्तन लाना है तो भविष्य के भारत, अगले 50 साल, अगले 100 साल के भारत की हमें कल्पना करनी होगी और अगले 50 और 100 साल के भारत के लिए नीतियां बनाने के लिए आवश्यक शोध ये विश्वविद्यालयों में प्रारंभ होने चाहिए। तब वो पॉलिसी मेकिंग में काम आएंगे, तब वो आपके काम के होंगे। वरना तो 5 कॉपी आती हैं और बढ़ जाती है, एक आपके पास भी रह जाती है, लेकिन उससे बात नहीं बनने वाली। आपको डिग्री मिलेगी जो बंधक बनाकर आपके शायद नौकरियों का सवाल है, शायद उससे हल होगा, लेकिन इस देश के काम वो शोध नहीं आएंगे। इसलिए शोध आप कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपना समय लगा रहे हैं, और समय आपका सर्वश्रेष्ठ समय, जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय आप अपना उस शोध में लगा रहे हैं, तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम शोध के विषय वो निर्धारित करें जो आने वाले भविष्य के भारत के लिए आवश्यक हो। और दूसरा जिस पर अभी तक काम नहीं हुआ, कई बार मैं, हमारे मित्र ही लोग हैं सब, लेकिन कई बार मजाक में मैं कहता हूँ कि कोई विद्यार्थी अगर सच में हमारी वैसे भाषण से कोई प्रेरित भी हो जाता है तो जब अपने गुरुजी के पास जाता है वो कहते हैं इस पर मैटर नहीं मिलेगा, छोड़ दो इसको, कुछ और करो। जिस पर मैटर ऑलरेडी है उस पर ही शोध क्यों करना है? जिस पर मैटर आज तक नहीं लिखा गया, जिस पर नहीं शोध हुआ, उसको शोध का विषय बनाना है, या जिस पर पहले से 5 शोध उसको 6वां शोध करना है, कुछ शब्दावली इधर उधर करके, जो सेज के किसी जनरल में रिसर्च पेपर छपा उसका अपने यहाँ रजिस्टर कराना है, वो शोध करना है। इसलिए शोध की दिशा, विश्वविद्यालय के काम की दिशा, ये हम सबको निर्धारित करनी होगी और इसमें देश के हर हिस्से को अपना योगदान करना पड़ेगा। जो विषय छूट गए, मुझे कई बार आश्चर्य हो रहा है, पिछले दिनों जब हम जम्मू कश्मीर के विषय पर काम कर रहे थे, राजनीति विज्ञान में और लॉ में भी शोध तो हजारों हो चुके, लाखों हो चुके, लेकिन ये देश 1947 से लेकर 1949 तक, 50 तक, 2, 2.5, 3 वर्षों के कालखंड में ये भारत कैसे एक हुआ, इसकी संकल्पना किसी ने की है क्या? क्या अगली पीढ़ी को ये बताया जाना चाहिए या नहीं बताया जाना चाहिए? इससे पहले भी भारत बहुत बार एक हुआ है। चक्रवर्ती साम्राज्य उसी को कहते थे ना, एक भारत को। अशोक के समय में भी होगा, मौर्य में भी हुआ होगा, बाकी में भी हुआ होगा, लेकिन कितनी पीढ़ियां लड़ी, एक पीढ़ी तो जीत ही नहीं पाई, कई कई पीढ़ियां लगी, लाखों लोगों का उस संघर्ष में मृत्यु हुई, तब एक चक्रवर्ती साम्राज्य बना है। भारत में भी जो हम शांति को संदेश दुनिया में देने वाले हैं, वहां भी लाखों के बलिदान के बाद, लाखों के मरने के बाद एक चक्रवर्ती साम्राज्य खड़ा हुआ। 1947 पहला घटनाक्रम है भारत के इतिहास में, दुनिया का तो है ही, भारत का भी है, जब बिना विभाजन की विवक्षता की बात कर छोड़ दें, इतने बड़े राज्य को एक करना संवाद के माध्यम से, ये भारत के इतिहास की अनूठी घटना है। क्या इस पर शोध हुआ है? बिना तलवार उठाए, बिना खून का एक कतरा बहाए
भारत के 562 रियासतें इस भारत में शामिल हुई और सबने अपनी संप्रभुता भारत में विलीन कर दी। छोटी घटना है क्या? तो किसने कर दिया? तो आजकल सरल है, वो पटेल ने कर दिया। पटेल जी जादू की छड़ी लेकर नहीं आए थे। उन्होंने क्या किया है, 3 सालों में भारत कैसे एक हुआ, क्या ये शोध का विषय नहीं है? आज तक तो मेरे ध्यान में नहीं आया कि विश्वविद्यालय में ये शोध हुआ हो, या अपने विद्यालय किसी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ये हुआ हो कि भारत कैसे एक हुआ। और इसलिए जब कोई अलगाव के प्रश्न उठाता है तो हमारे पास उसके तथ्यात्मक उत्तर नहीं होते, फिर हम इमोशनल भाषण देना शुरू करते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा, भारत ऐसा था, 1000 साल पीछे कूद जाते हैं। सब कुछ लिखा है, कागजों पर है, फाइलों में है, लेकिन उसको आज की पीढ़ी के सामने रखने की जो आवश्यकता है वो हमें पूरी करनी होगी, ताकि भविष्य का भारत हम गढ़ सकें। और इस भारत को गढ़ने की जिम्मेदारी हम सबकी है। भारत के मतलब समय मुझे लगता है कि सीमा आ रही है, तो इसलिए आज के प्रश्नों को 1-2 प्रश्न और आपके ध्यान में दिलाता हूँ। मैं अपनी बात पूरी करूँगा, फिर मुझे लगता है चर्चा होना बेहतर है। आज हमें बड़ा गर्व है, भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, हो रहा है। अगले कुछ वर्षों तक अब मैं भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश होगा। कुछ देश, चीन है, जापान है, बूढ़े देश हैं जहाँ पर वर्क फोर्स युवा बहुत कम है और लाइबिलिटी यानी बुजुर्ग बहुत है। लेकिन जो आज दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश है, 25 साल 30 साल बाद ये दुनिया का सबसे बूढ़ा देश होने वाला है। तो 30 साल बाद जब हमारी पूरी पीढ़ी समाप्त हो गई होगी, आप बूढ़े हो रहे होंगे, उस समय भारत की वर्कफोर्स कौन संभालेगा? इसका प्रश्न का उत्तर किसको खोजना है? 30 साल के बाद भारत की परिस्थितियों का अध्ययन ये आज नहीं करेगा तो 30 साल बाद की नीति कैसे बनाएंगे? और ऐसे तमाम विषय जो दुनिया के सामने आने वाले हैं, उन प्रश्नों का आज 30 साल पहले, 50 साल पहले मूल्यांकन हम नहीं करेंगे। दुनिया में पेट्रोल खत्म होगा तो हम क्या करेंगे? दुनिया में न्यूक्लियर एनर्जी की जो स्थिति है उसमें हमारा क्या स्थिति होगी? हम ने अपनी खजाने नीलाम करते जा रहे हैं और हमारा खजाना भरता जा रहा है। लेकिन अगली पीढ़ी को, जब हमारी छत्तीसगढ़ का कोयला खत्म हो गया होगा, जब हमारा लोहा खत्म हो गया होगा, जब हमारा बाकी खनिज खत्म हो गए होंगे, एक खोखली धरती अगली पीढ़ी को सौंपने वाले हैं। सब कुछ हमारे उपभोग के लिए है, क्योंकि उसकी गिनती डॉलर में और यूरो में होती है। अगली पीढ़ी को क्या सौंपने वाले हैं? अगली पीढ़ी को हम पर्यावरण कैसे देने वाले हैं? AQI में दिल्ली जो आज हर दिन बढ़ रही है, 25 साल बाद कैसी होगी? उसके लिए हमें क्या करना होगा? जीवन के हर आयाम पर अगली पीढ़ी को क्या हम कुछ सौंप कर जाने वाले हैं, इसको विकल्प अपने सामने रखते हुए उसमें जो हमने पिछली पीढ़ी में लिया उसमें क्या कुछ हम और योगदान करके जाएंगे या समस्याएं बढ़ाकर जाने वाले हैं, इस सबको हमें देखना होगा। और इस समय एजेंट ऑफ चेंज ये तो युवा शक्ति ही है। आप सब जो अमृतकाल में रहने वाले हैं और अमृतकाल के बाद और उस समय में भी देश का नेतृत्व करने वाले हैं, उन सबके सामने इन प्रश्नों को उत्तर खोजने की जिम्मेदारी है और हम सबका विश्वास को जीवित रखने की भी जिम्मेदारी है। इसके लिए हम सबको भारत को भारत की तरह सोचना होगा, भारतीयता को समझना होगा। भारत किन परिस्थितियों में जीता है, किन आस्थाओं में जीता है, किन विश्वासों में जीता है, उन विश्वासों को अपने अंदर उतारना होगा और विशेष उन शब्दावलियों को ग्रहण करना होगा जो भारत को प्रस्तुत करती हैं। बाहरी शब्दावली से, आयातित शब्दावली से, उधार ली हुई शब्दावलियों से भारत को समझने की संभावना व्यर्थ है। इसलिए भारत को भारत की तरह स्वीकार करना, भारत की तरह समझना और उस समय हम सब मिलकर काम करें। ये केवल उपदेश की बात नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी, हम सब मिलकर कुछ काम करें। इसके लिए हम सब साथ आएँ, साथ बैठें, साथ योजना बनाएं और भविष्य के भारत को गढ़ने का काम अपने हाथों में लें।
इतनी उम्मीद करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। बहुत बहुत आभार।